हेलो बच्चों, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल कक्षा गणित में। तो अब बच्चों बात करते हैं समतल की। समतल क्या होता है? समतल मानी कोई ये बोर्ड है, ये भी आपका एक समतल है। एक दीवार है, ये भी आपकी एक समतल है। हम कह सकते हैं फर्श जो है वो भी आपका एक समतल है। अगर 3D की बात करें तो 3D में इस प्रकार से भी हमने बताया कि भाई अगर यहाँ पर इसको इस तरीके से अक्षों में यहाँ x अक्ष और यहाँ पर बनाते हैं y अक्ष और ये हमारा होता है z अक्ष। यहाँ पर अगर x और y दोनों अक्षों को मिलकर के एक तल बनाया जाए तो इसको क्या कहते हैं? इसको कहते हैं x z तल। ये y z तल। y और z को मिला के जो तल बनता है उसको क्या कहते हैं? y z तल कहते हैं। अगर x और z को मिलाकर के एक तल बना लिया जाए तो इसको क्या कहते हैं? इसको कहते हैं x z तल। और इसी प्रकार से अगर x और y को मिलाकर के एक तल बना लिया जाए तो यहाँ पर ये तल होता है, इसको क्या कहते हैं? इसको x y तल कहते हैं, है ना। ये बातें आपने पढ़ी हैं। ये हमारा y अक्ष और z अक्ष को मिलके हम y z तल बनाते हैं और ये तल होता है x और z को मिला के x z तल होता है। और ये x और y को मिलाकर के जो x और y अक्षों से मिलता है तल, उस तल को क्या कहते हैं? x y तल कहते हैं। अब बच्चों अगर परिभाषा की बात करें तो परिभाषा कुछ इस प्रकार से बना सकते हो कि अगर कोई तल है, तल देखो बच्चों कभी स्पेस में नहीं आएगा। अगर हम ये कहें कि ये हमारा कोई तल है, ये हवा में तल नहीं होता। तल का मतलब यहां पर कोई तल का मतलब पृष्ठ समझो। तल एक ऐसा पृष्ठ होता है, या इसको कहें समतल एक ऐसा पृष्ठ होता है जिस पर कोई अगर दो बिंदु ले लिए जाएं और उन दोनों बिंदुओं को मिलाने से एक रेखा बने, वो रेखा कहां स्थित हो? उस पृष्ठ पर अगर स्थित हो जाए तो उसको क्या कहते हैं? उसी को समतल कहते हैं। ये हमारा एक समतल है। अगर यहां पर हम ये कहें कि ये हमारा एक समतल है, बिल्कुल ठीक है, समतल है। इस समतल पर कोई दो बिंदु ले लिए जाए और दोनों बिंदुओं को मिलाने से ये रेखा बन गया। ये रेखा जो बना है, रेखा खंड बना है, पूर्णतः किस पर है? इसी तल पर स्थित है। इसको हम क्या कहते हैं? इसको समतल कहते हैं। ठीक है, इसको हम गणितीय परिभाषा कह सकते हैं, ये समतल की। अच्छा बच्चों, यहां पर समतल की तो बात हो गई। हम बात करना चाह रहे थे कि भाई अगर समतल का समीकरण ज्ञात करना पड़े, हमें यहां पर समतल के समीकरण की जरूरत है। समतल के समीकरण की जरूरत है। समतल का समीकरण क्या होता है? जनरल तौर पर हम ऐसे कह सकते हैं कि x y z में एक घातीय समीकरण बना लिया जाए तो ऐसे समीकरण को क्या कहते हैं? समतल का समीकरण कहते हैं। ये भी परिभाषा के तौर पे ऐसे कह सकते हो कि अगर ऐसा लिख दें कि ax प्लस by प्लस cz प्लस d बराबर 0। यहां पर बच्चों, यहां पर हमने जो लिखे है ना x by z, यहां पर एक घातीय समीकरण है आपका। चर x by z में एक घातीय समीकरण जो बनकर यहां पर मिला है, यही आपका समतल का समीकरण होता है। इसको व्यापक समीकरण कहते हैं। यहां पर बच्चों a b c d 4 अज्ञात संख्याएं दिखाई दे रही हैं और हकीकत में यहां पर 4 नहीं 3 अज्ञात संख्या है। कैसे कह सकते हो भाई 3 हो? ऐसे कह सकते हैं, इसको अगर हम पलट के लिखना चाहें इस प्रकार, पूरे समीकरण में अगर d से डिवाइड कर दें तो ये हो जाएगा a बटे डी एक्स प्लस b बटे डी वाई प्लस c बटे डी जेड, और तब यहां पर हो जाएगा 1 बराबर में 0। और इसको ऐसे लिख दें कि a बटे डी को कैपिटल ऑफ x लिख लें, कैपिटल A इंटू एक्स लिखें। यहां b बटे डी है, इसको b लिख लें, y लिख दें। और इसको c बटे डी को कैपिटल C से लिख दें, इंटू z लिख दें, प्लस 1 बराबर 0। ये बच्चों समतल का समीकरण होता है। यहां पर a b c 3 चर हैं। देखो कितने चर हैं? 3। यहां पर 4 चर दिखाई दे रहे थे, जैसा कि हमने पहले भी बताया था कि यहां पर 4 चर दिखाई दे रहे हैं, लेकिन है नहीं, चर तो 3 है। किस प्रकार से? इसको देखो 3 चरों में कन्वर्ट कर दिया, ax प्लस by प्लस cz प्लस 1 लिख लिया और बराबर में 0। ये हमारा समतल का समीकरण होता है, जहां पर a b c 3 कोई अचर राशियां हैं। ठीक है बच्चों। अच्छा भाई, अब बात करते हैं समतल के समीकरण की। ये भी परिभाषा के तौर पे है। समतल की असली बात है कि समतल की अगर समीकरण हमें ज्ञात करना पड़े तो कुछ बातें हमें ज्ञात होनी चाहिए जिसकी मदद से हम समतल का समीकरण ज्ञात कर लेते हैं। कौन कौन सी वो बातें हैं? सबसे पहले अवलंब रूप में समतल का समीकरण होता है। अवलंब रूप में समतल का समीकरण
देखो यहां पर लिख लें, अभिलंब रूप में समतल का समीकरण, अभिलंब रूप में समतल का समीकरण। इसको आप याद रखिएगा बच्चों, बिल्कुल एकदम कंठस्थ। अभिलंब रूप में समतल का समीकरण होता है r डॉट एन कैप बराबर में डी। ये हमारा समतल का समीकरण अभिलंब रूप में समतल का समीकरण होता है। अभिलंब रूप में समतल का समीकरण क्या होता है? ये होता है r डॉट एन कैप बराबर डी। क्या क्या यहाँ पर इनके अर्थ हैं, इनको भी आपको ध्यान से समझना है। एन कैप का मतलब है अभिलंब के अनुदिश मात्रक अभिलंब सदिश। एन कैप का मतलब क्या है? अभिलंब के अनुदिश, अभिलंब के अनुदिश मात्रक सदिश, मात्रक अभिलंब सदिश, इसको ऐसे लिख सकते हो, ठीक है। अभिलंब सदिश ये आपका एन कैप होता है, ठीक है। एन कैप का मतलब क्या है? जो अवलंब है उस अवलंब के अनुदिश मात्रक सदिश को एन कैप से कहेंगे। और यहां पर जो डी होता है वो क्या है? समतल की मूल बिंदु से दूरी। क्या है वो? समतल की मूल बिंदु से दूरी। अगर ये दो बातें हमें ज्ञात हों, बिंदु से दूरी, अगर हमें ये दो बातें ज्ञात हों कि अवलंब का लंबवत इकाई सदिश ज्ञात हो, एन कैप जिसको कहेंगे, और समतल की मूल बिंदु से दूरी हमें पता हो, तब हम समतल का समीकरण इस फॉर्मूले में मान सीधा रख के r डॉट एन कैप बराबर डी हम ज्ञात कर सकते हैं समतल का समीकरण। करेक्ट है बच्चों? तो याद रखिएगा यहां एन कैप क्या है? अवलंब के अनुदिश मात्रक अवलंब सदिश है हमारा, इकाई सदिश जिसको कहते हैं ना। तो ये एन कैप हमें प्रश्न में दिया जाएगा, या फिर ऐसा हो सकता है कि आपके अवलंब का समीकरण दिया जाए, अवलंब का सदिश दिया जाए। अवलंब का सदिश दिया जाए तो उसका मात्रक सदिश आपको ज्ञात करना है। किसी भी सदिश का मात्रक सदिश बराबर कैसे निकालते हैं? सदिश बटे उसके मापांक से भाग कर देते हैं, है ना। जैसे हमें n बराबर दिया जाए, n बराबर कुछ दिया जाए 2i प्लस 3j प्लस 4k, कुछ ऐसा दिया जा सकता है, ठीक है। और आपसे अगर पूछा जाए कि लंबवत सदिश बताओ, लंबवत इकाई सदिश बताओ, तो आपको लंबवत इकाई सदिश n कैप बराबर लिखना है n बटे में, सदिश n बटे में उसके मापांक से भाग कर देते हैं, है ना। ये हमारा हो गया सदिश, और इसी के मापांक से भाग करेंगे तो n कैप की वैल्यू ज्ञात हो जाएगी। तो यहाँ पर हमें n कैप की वैल्यू रख देनी है, और d मानी समतल की मूल बिंदु से दूरी, ये प्रश्न में दी जाएगी। 2 मात्रक, 3 मात्रक, 4 मात्रक जो भी दे वो आपको यहां रख देना है, बस अवलंब रूप में समतल का समीकरण हमें ज्ञात हो जाएगा। करेक्ट है बच्चों? तो एक तो ये प्रोसेस है। अच्छा, ये आपका जो समीकरण है, ये समीकरण आपका सदिश समीकरण कहलाता है। क्या कहलाता है? सदिश समीकरण कहलाता है। और इसी को अगर हमें कार्तीय समीकरण में बदलना हो, इसको क्या करना हो? अगर कार्तीय समीकरण में बदलना हो तो आपको पता है कि समतल पर कोई बिंदु अगर P ले लेते हैं, P बिंदु की मूल बिंदु से स्थित सदिश OP से प्रदर्शित करते हैं और उसी को R लिखते हैं। अगर बिंदु P के निर्देशांक x, y, z हो, तब हम कह सकते हैं जो OP होगा वो कितना हो जाएगा? xi प्लस yj प्लस zk हो जाता है। याद करो सारी बातें, है ना। अच्छा, जो OP होता है, OP को ही हम R लिखते हैं। तो R बराबर आपको याद से यहाँ पर हर प्रश्न में एक ही बात है, R बराबर आपको इस तरीके से लिख लेना है, xi प्लस yj प्लस zk लिखना है। और यहां पर n कैप की बात करो तो n क्या है? n के अगर कोसाइन lmn दिए जाएं तो यहां पर n बराबर, n कैप बराबर आपको इस तरीके से लिखना है, li प्लस mj प्लस n के, इस तरीके से n कैप का मान लिख लेना है। जहां पर lmn क्या है? इस अवलंब के कोसाइन, तिक कोसाइन है lmn। तो फिर इसका सदिश समीकरण क्या हो जाएगा? देखो सॉरी, इसका कार्तीय समीकरण क्या हो जाएगा? तो इसके कार्तीय समीकरण को आप ऐसे बदल के लिख सकते हो। ये देखो, r की जगह पर आपको लिखना है xi प्लस yj प्लस zk लिखना है, और डॉट n कैप को आपको क्या लिखना है? li प्लस mj प्लस nk लिखना है, और बराबर में यहां पर d, ठीक है। अब आप देखो यहां से डॉट प्रोडक्ट कैसे करते हैं, आपको पता है, i से i का गुणा, j से j का गुणा, k से k का गुणा करते हैं, बाकी सब शून्य हो जाता है।
तो यहां से आई आई का गुणा 1 होता है एल एक्स, क्या लिखोगे एल एक्स, यहां बाई और यहां पर जे और जे से गुणा करोगे तो एम बाई हो जाएगा, और बिल्कुल इसी प्रकार के और के से गुणा करोगे तो आपको एन जेड मिलेगा और इधर बराबर में टी। ये आपका होता है कार्तीय समीकरण। अवलंब रूप में कार्तीय समीकरण क्या होता है, एल एक्स प्लस एम वाई प्लस एन जेड बराबर डी होता है। ठीक है, तो इस तरीके से अवलंब रूप में समतल का सदिश समीकरण आपका ये होता है, और कार्तीय समीकरण होता है उसको इस तरीके से लिखते हैं जहां पर एल एम एन क्या है, अवलंब के दिक् कोसाइन है। अवलंब की दिक् कोसाइन एल एम एन है, तो समतल का जो जहां और डी क्या है, डी वही मूल बिंदु से समतल की दूरी। तो अगर अवलंब के दिक् कोसाइन और समतल की मूल बिंदु से दूरी पता हो तो उसका हम कार्तीय समीकरण लिखेंगे एल एक्स प्लस एम वाई प्लस एन जेड बराबर डी। करेक्ट है बच्चों? तो इस तरीके से आपने एक बात सीखी कि भाई समतल का समीकरण ज्ञात करने के लिए एक शर्त हो, कौन कौन क्या शर्त हो, शर्त ये हो कि अवलंब का लंबवत इकाई सदिश हमें ज्ञात हो, या फिर अवलंब का सदिश ज्ञात हो। अवलंब सदिश ज्ञात हो तो उसका हम लंबवत इकाई सदिश ज्ञात करेंगे, और समतल की मूल बिंदु से दूरी पता हो तब हम समतल का सदिश समीकरण यहाँ पर r डॉट एन के बराबर डी से प्राप्त कर सकते हैं, और उसका कार्तीय समीकरण एल एक्स प्लस एम वाई प्लस एन जेड बराबर डी से प्राप्त कर सकते हैं। करेक्ट है बच्चों? तो एक तरीका तो आपका ये हो गया समतल के समीकरण को ज्ञात करने का। इसके बाद समतल के समीकरण का दूसरा, यहाँ पर देखो दूसरा रूप क्या है। एक बात और बता दें बच्चों, यहाँ पर अगर समतल के जो अवलंब, जब हम समतल पर अवलंब खींचेंगे तो अवलंब के पाद बिंदु के कभी कभी निर्देशांक पूछता है। क्या पूछता है? अवलंब के पाद बिंदु के निर्देशांक। अवलंब के पाद बिंदु के निर्देशांक आपसे पूछ सकता है। अवलंब के पाद बिंदु के जो निर्देशांक होते हैं वो उनको याद रखिएगा, एल डी कोमा एम डी कोमा एन डी होते हैं, इनको आपको याद रखना है। अवलंब के पाद बिंदु के निर्देशांक अगर पूछता है तो एल एम एन का मतलब तो समझते हो, अवलंब की दिक् कोसाइन एल एम एन हमें पता होनी चाहिए, और समतल की मूल बिंदु से दूरी डी हमें पता होनी चाहिए। तो अवलंब के पाद बिंदु के निर्देशांक हम ज्ञात कर सकते हैं। कैसे? एल इंटू डी कोमा एम इंटू डी कोमा एन इंटू डी, यहां पर ये होते हैं अवलंब के पाद बिंदु के निर्देशांक। करेक्ट है बच्चों? चलिए अब यहां पर हम दूसरे प्रकार से समतल का समीकरण, कुछ दूसरी शर्तें दी जाएंगी, उसके अनुसार समतल का समीकरण ज्ञात करेंगे। नोट कर लिया था ना? चलिए आगे बढ़े। दूसरे प्रकार से समतल का समीकरण कैसे ज्ञात कर सकते हैं, देखो। और कोई दूसरी शर्त कौन सी है? देखो ये है आपकी अब दूसरी शर्त। अब यहां देखो दूसरी शर्त ये है कि अगर दिए हुए बिंदु ए से होकर जाने वाले तथा सदिश एन पर लंब समतल का समीकरण आपसे पूछा जाता है। बिंदु ए से होकर जाने वाले एक बिंदु ए कोई हमें प्रश्न में दिया जाएगा कि बिंदु ए से होकर समतल जा रहा है, और सदिश एन पर लंब समतल का समीकरण कोई हमें अवलंब सदिश एन दिया जाएगा, उस पर लंब समतल का समीकरण हमसे पूछा जाएगा। तो आपको यहां पर सीधा सीधा समतल का समीकरण का सूत्र याद रखना है, r माइनस ए डॉट एन बराबर में 0, ये आपको याद रखना है। ठीक है, इसको याद रखिएगा। इसको ऐसे भी लिखा जा सकता है कि n से अंदर गुणा करते हैं तो ये हो जाएगा r डॉट एन, और माइनस, ये माइनस है इधर ले जाओ, बराबर में हो जाएगा a डॉट एन। इस प्रकार से भी इसको हम याद कर सकते हैं। ठीक है, ये हमारा होता है बिंदु ए से होकर जाने वाले तथा सदिश एन पर लंब समतल का समीकरण का यहां पर फॉर्मूला याद रखना है। r डॉट एन बराबर होता है a डॉट एन, ऊपर वेक्टर का निशान लगाना है। ठीक है, तो याद रखिएगा जहां पर n क्या है, यहां पर जो n है वो समतल के लंब का अवलंब सदिश है। समतल के लंब का अवलंब सदिश n है, यहां लिख लेते हैं। जहां n क्या है, समतल के अभिलंब, समतल के लंब का अभिलंब सदिश है, इसको कहते हैं समतल के लंब का अभिलंब सदिश, इसको कहेंगे n को। और जहां पर a क्या है, दिया गया बिंदु है ना, दिए गए बिंदु a से होकर, तो a क्या है, दिया गया कोई बिंदु है। ठीक है, a बराबर है दिया गया सदिश, दिए गए
दिए गए बिंदु का सदिश है। ठीक है बच्चों, तो इसको क्या कहते हैं, ये हमारा सदिश समीकरण है। क्या है ये, समतल का सदिश समीकरण है। और यदि इसमें आपसे पूछा जाए कि इसका जो कार्तीय समीकरण है वो कितना होगा, हर समीकरण के दो रूप होते हैं, एक सदिश समीकरण सदिश रूप होता है और एक कार्तीय रूप होता है। तो इस समीकरण का कार्तीय रूप क्या होगा बच्चों, यहां पर समझ लेते हैं इसका कार्तीय रूप क्या होगा। यहां पर मान लेते हैं कि समतल पर कोई बिंदु ए है, ये जो ए बिंदु है उसके हम यहां पर निर्देशांक x1 y1 z1 लिख देते हैं। माना बिंदु कोई हमारा जो है वो हमने कैपिटल ए से लिख लिया, जिसके निर्देशांक x1, y1, z1 है, यहां पर हमने ये लिख लिया। तब हम ये कह सकते हैं कि जो बिंदु ए है उस ए का इससे सदिश हो जाएगा x1i प्लस y1j प्लस z1k हो जाएगा। बोलो ठीक है बच्चों। अब यहां पर ये जो तुम्हारा n या फिर n से पहले r की बात करो, r का मतलब क्या है, r का मतलब समतल पर स्थित कोई बिंदु p है, और अगर p बिंदु को o से मिला दिया जाए तो OP जो होता है उसी को तो r कहते हैं। तो यहां पर लिख देते हैं, माना यहां लिख दें तथा समतल पर कोई बिंदु P और जिसके निर्देशांक x, y, z हैं, तब इसको हम क्या लिखेंगे, OP, और OP को ही हम क्या लिखते हैं, R लिखते हैं। तो R बराबर हो जाएगा xi प्लस yj प्लस zk हो जाएगा। ठीक है, बिंदु P का सदिश OP से लिखते हैं, जिसको R लिख लेते हैं, और R बराबर होता है xi प्लस yj प्लस zk लिखते हैं। तथा अवलंब n, जो अवलंब n है उस अवलंब की दिग अनुपात अगर ABC हो, तब उस n को हम इस प्रकार लिख सकते हैं AI प्लस BJ प्लस C के अवलंब के दिग अनुपात ABC हैं, तो n जो लंबवत सदिश है उसको कैसे लिखेंगे, AI प्लस BJ प्लस C के लिखेंगे। अब इन सभी मानों को आप यहां रखें तो ये आपका जो सदिश समीकरण है वो आपका कार्तीय समीकरण में बदल जाएगा। तो इस तरीके से यहां पर देखो इसमें रख लेते हैं तो हमारा ये कार्तीय समीकरण में बदल जाएगा। कार्तीय समीकरण ये हो जाएगा, देखो कितना हो जाएगा, r का मान तो यहां लिख देते हैं, देखो xi प्लस yj प्लस zk लिखते हैं। ठीक है, और इसके बाद में ये माइनस का निशान लगाओ, a का मतलब हमें क्या लिखना है, यहां पर लिखना है x1i प्लस y1j प्लस z1k लिखना है। ठीक है, और डॉट का निशान लगाओ और डॉट के बाद n लिखना है। n का मतलब ये लिखना है, देखो क्या लिखना है, ai प्लस bj प्लस ck, और इधर बराबर में क्या लिखना है, 0। ठीक है, अब आप यहां पर देखो इन दोनों सदस्यों को पहले घटाओ। कैसे घटाते हैं, i से i को घटाओ, j से j को घटा सकते हो, k से k को घटा सकते हो। तो यहां पर हमें मिल जाएगा x माइनस x1 इंटू आई, यहां पर प्लस y माइनस y1 इंटू में j, और इसी प्रकार k में से k को घटाओगे तो यहां से कॉमन k मिल जाएगा, z माइनस z1 इंटू में k, z माइनस z1 इंटू k, और ये हमें डॉट का निशान लगा के फिर लिखना है, डॉट का निशान लगाओ और फिर यहां पर लिखना है ai प्लस bj प्लस ck, इस तरीके से। ठीक है, आप बराबर में 0 लिख दो। तो सिंपल सा काम, यहाँ ये डॉट प्रोडक्ट करना जानते हो, i से i का गुणा कर दें, j से j का गुणा कर दें, k से k का गुणा करें, जो भी समीकरण मिलेगा वो आपका कार्तीय समीकरण मिल जाएगा। ठीक है, तो यहां कर लेते हैं। देखो यहां पर i का गुणांक a है और यहां पर i का गुणांक है x माइनस x1, तो क्या लिखना है, a इंटू में x माइनस x1 लिखना है, प्लस इसी प्रकार यहां पर देखो इसका इससे गुणा करोगे तो b इंटू में क्या लिखना है, b इंटू में y माइनस y1 लिखना है, प्लस इसी प्रकार यहां इसका गुणा इससे करोगे तो c इंटू में z माइनस z1 लिखना है, बराबर में 0। ठीक है बच्चों, तो ये होता है कार्तीय समीकरण। बिंदु A से होकर जाने वाले तथा सदिश n पर लंब समतल का समीकरण का ये कार्तीय रूप है। क्या है बच्चों, ये कार्तीय रूप।
कार्तीय रूप में समतल का समीकरण। ठीक है, ये है हमारा कार्तीय रूप में समतल का समीकरण, और ये हमारा है यहां पर सदिश रूप में समतल का समीकरण। ये हमारा है सदिश रूप में समतल का समीकरण। ठीक है बच्चों, इतनी बात क्लियर है? जहां तक तो किसी को कोई समस्या नहीं। तो अगर हमें बिंदु ए दिया जाए, बिंदु ए से होकर जाने वाले तथा सदिश एन पर लंब समतल का समीकरण हमसे पूछा जाए, तो सदिश समीकरण आपको याद रखना है, या तो ऊपर वाला या नीचे, आप जो भी चाहो लिख सकते हो। एक ही, दोनों समीकरण एक ही हैं। चाहे तो आप r डॉट एन बराबर a डॉट एन याद रखिएगा, या r माइनस a डॉट एन बराबर 0 याद रखिएगा। ठीक है, और यदि यहाँ पर हमसे कार्तीय समीकरण पूछता है तो आपको इस प्रकार से बिंदु दिया जाएगा, x1 y1 z1 कोई बिंदु दिए जाएंगे, उन z ये और ए बी सी क्या होते हैं? ये आपके जो अवलंब सदिश है उसकी दिग अनुपात है ए बी सी। ये हमें अवलंब दिया जाएगा, उसके दिग अनुपात निकाल लेंगे और इन दिग अनुपातों को और दिए गए बिंदु के मान यहां रख देते हैं, तो हमारा कार्तीय समीकरण का रूप बन जाता है। ठीक है बच्चों, चलिए इसको भी नोट करो। इसके बाद अगले एक तीसरे प्रकार के समतल की बात करते हैं। तीसरी शर्त दी जाएगी समतल के समीकरण के लिए, वो कौन सी है? इसको नोट करते हुए आगे बढ़ते हैं तीसरी शर्त पर। यह है बच्चों तीसरी शर्त, लिखता है 3 असंरेख बिंदुओं से होकर जाने वाले समतल का समीकरण। 3 असंरेख बिंदु हमें दिए जाएंगे। असंरेख का मतलब समझते हो, जो एक रेखा में नहीं हो। 3 असंरेख बिंदुओं से होकर जाने वाले समतल का समीकरण। यहां पर ऐसे समझो कि अगर 3 असंरेख जो बिंदु दिए गए हैं उनके स्थित सदिश क्रमशः ए बी सी मान लें, ऐसे ही लिख दें। यहां पर लिख दें, माना 3 असंरेख बिंदुओं के स्थित सदिश ए बी सी मान लेते हैं। ये ए कॉमा बी व सी हैं, तीनों के स्थित सदिश हमने मान लिए ए कॉमा बी कॉमा सी। वेक्टर का निशान लगाना है, ठीक है, स्थित सदिश हैं। और यहां पर अगर अब इस तीनों बिंदुओं से होकर जाने वाले समतल का समीकरण ज्ञात करना है, तब तीनों असंरेख बिंदुओं से होकर जाने वाले समतल का समीकरण हमसे पूछा गया है। तो आपको डायरेक्ट याद रखना है, ये होता है r माइनस ए डॉट बी माइनस ए क्रॉस सी माइनस ए। इस तरीके से आपको याद रखना है। ठीक है, यहां पर 3 असंरेख बिंदु ये दिए गए हैं, ए बी सी, जिनके हमने स्थित सदिश मान लिए हैं, और इन तीनों असंरेख बिंदुओं से होकर जाने वाले समतल का समीकरण पूछा जाए तो आप याद रखिएगा r माइनस ए। r का मतलब समझते हो, यहां पर समतल पर स्थित कोई बिंदु P है और उस P बिंदु को O बिंदु से मिला दें तो OP जो निकलेगा, अर्थात P बिंदु का स्थित सदिश है, उसको हम R से लिखते हैं। तो r माइनस ए डॉट बी माइनस ए क्रॉस सी माइनस ए बराबर 0, ये हमें लिख देना है। ये होता है समतल का समीकरण। कब? जब 3 असंरेख बिंदुओं से होकर समतल जा रहा होता है। ठीक है, तो इस तरीके से आपको याद रखना है। अगर यहां पर इसको क्या कहते हैं? इसको कहते हैं सदिश समीकरण। क्या कहते हैं इसको? सदिश समीकरण कहते हैं। समतल का ये सदिश समीकरण है। और यदि इस समीकरण से हमें कार्तीय समीकरण में बनाना है, कार्तीय समीकरण क्या होता है बच्चों? यहां पर कार्तीय समीकरण की बात करें तो हम ये मान लेते हैं, कार्तीय समीकरण यहां लिख देते हैं। अगर इसको हमें कार्तीय समीकरण में बदलना है तो कार्तीय समीकरण इस प्रकार से देखो, समझो, हमें दिया जाएगा कि बिंदु कोई ए है, उसके निर्देशांक x, y, x1, y1, z1 मान लें, तो इसका इससे सदिश हो जाएगा कितना? x1i प्लस y1j प्लस z1k हो जाएगा। इसी प्रकार बिंदु B के निर्देशांक अगर मान लेते हैं x2, y2, z2 है, तब उसका इससे सदिश हो जाएगा कितना?
उसका इससे सदिश हो जाएगा x2i प्लस y2j प्लस z2k हो जाएगा। और बिल्कुल ठीक इसी प्रकार बिंदु C के निर्देशांक x3 y3 z3 है, तब बिंदु C का इससे सदिश बराबर हो जाएगा x3i प्लस y3j प्लस z3k। अब समतल पर स्थित कोई बिंदु P है जिसके निर्देशांक तथा माना समतल पर स्थित बिंदु P जिसके निर्देशांक x, y, z हैं, तब सदिश R जिसको OP कहते हैं बराबर क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा xi प्लस yj प्लस zk हो जाएगा। अब इन सभी मानों को अगर आप यहां रख दें तो इसका रूप बदल के कुछ इस प्रकार हो जाएगा। देखो बच्चों, हम यहां पर पूरा प्रूफ नहीं, हम सीधा सीधा लिख देते हैं इस प्रकार से। अगर ये सब मान a b c के मान तथा r के मान को अब अगर आप यहां रख देंगे तो इसमें यहां पर इसका एक सार्डिक रूप बन जाएगा। यहां पर देखो, ये सार्डिक रूप में आपको लिख लेना है x माइनस x1, यहाँ y माइनस y1 और यहाँ पर z माइनस z1 लिखना है। और इसी प्रकार यहाँ पर दूसरी रो में लिखना है x2 माइनस x1, यहाँ लिखना है y2 माइनस y1, यहाँ लिखना है z2 माइनस z1 तथा यहाँ लिखना है x3 माइनस x1, यहाँ लिखना है y3 माइनस y1 और यहाँ लिखना है z3 माइनस z1 होता है। और बराबर यहाँ लिख देते हैं 0। ये होता है समतल का कार्तीय समीकरण। क्या होता है ये आपका समतल का कार्तीय समीकरण, ठीक है, इसको कहते हैं समतल का कार्तीय समीकरण। समतल का कार्तीय समीकरण, ठीक है बच्चों, बात समझ में आई। अगर हमसे समतल का कार्तीय समीकरण पूछता है तो हमें इस तरीके से बिंदु x1 y1 z1 पहला बिंदु A, दूसरा बिंदु B, उसके निर्देशांक x2 y2 z2 प्रश्न में दिए जाएंगे। अगर निर्देशांक देता है तो उसका इससे सदिश बनाएंगे ij से गुणा करके, है ना, तो ij के जोड़ते जाओ तो ये हमारा इससे सदिश हो जाएगा। इसी प्रकार बिंदु C के निर्देशांक x3 y3 z3 है तो उसका इससे सदिश बराबर हो जाएगा x3i प्लस y3j प्लस z3k हो जाएगा। और समतल पर स्थित बिंदु कोई P जिसके निर्देशांक मान लीजिए x, y, z है, तब बिंदु P का इससे सदिश जिसको OP से लिखते हैं और जिसको R द्वारा प्रदर्शित कर लेते हैं, तो R बराबर होता है xi प्लस yj प्लस zk। इन तीनों मानों को आपको यहां रख के हल करना है तो ये वैल्यू आएगी आपकी x माइनस x1, y माइनस y1, z माइनस z1 और दूसरी रो में x2 माइनस x1, y2 माइनस y1, z2 माइनस z1 और इसी प्रकार तीसरी वाली रो में x3 माइनस x1, y3 माइनस y1 और z3 माइनस z1 बराबर 0। ठीक है, क्लियर बच्चों? तो इस तरीके से ये समतल के समीकरण ज्ञात करना है। देखो 3 रूप बताए। ठीक है, अगली बात अब बढ़ते हैं समतल के समीकरण का जो अंतःखंड रूप में समतल का समीकरण होता है उसका समीकरण देखो ज्ञात करें। इसको रब कर लेते हैं और समतल का अंतःखंड रूप में समतल का समीकरण। अंतःखंड रूप में समतल का समीकरण का क्या मतलब है बच्चों? अगर कोई समतल अक्षों से A और B और C के अंतःखंड काटता है तो समतल का समीकरण क्या होता है? यहां लिख देते हैं अंतःखंड रूप में समतल का समीकरण। अंतःखंड रूप में समतल का समीकरण क्या होता है? ऐसा लिख दें, यदि कोई समतल अक्षों पर A, B व C के अंतःखंड काटता है, अक्षों पर क्रमशः लिख दें, है ना, क्रमशः मानी x अक्ष पर A, y अक्ष पर B और z अक्ष पर C के अंतःखंड काटता है। यदि कोई समतल अक्षों पर क्रमशः A, B व C के अंतःखंड काटता है तो समतल का समीकरण होता है। तो समतल का समीकरण हो जाता है इस प्रकार से
एक्स बटे ए प्लस वाई बटे बी प्लस जेड बटे सी बराबर 1। ये हम यहां पर अक्षों पर काटे गए अंतःखंड अगर ए बी सी ज्ञात होते हैं तो उस समतल का समीकरण एक्स बटे ए प्लस वाई बटे बी प्लस जेड बटे सी बराबर 1 से निरूपित कर लेते हैं। ठीक है बच्चों, ये हो गया अंतःखंड रूप में समतल का समीकरण। ठीक है, इसके बाद अगले टॉपिक की ओर बढ़ते हैं। तो इस पॉइंट पर थोड़ा ध्यान दें, लिखता है दो दिए हुए समतलों के प्रतिच्छेदन से होकर जाने वाले समतल का समीकरण। दो दिए हुए समतलों के प्रतिच्छेदन से होकर जाने वाले समतल का समीकरण, मतलब बात यह कहता है कि दो समतलों के प्रतिच्छेदन से मतलब क्या है, जब प्रतिच्छेद कोई दो समतल करते हैं तो प्रतिच्छेद बिंदुओं को मिलाने से एक रेखा प्राप्त होती है। तो उस प्रतिच्छेदन से होकर जाने वाले समतल का समीकरण हमसे पूछा गया है। हम यहां पर मान लेते हैं कि हमारे पास दो समतल दिए गए हैं जो आपस में प्रतिच्छेद कर रहे हैं। वो समीकरण इस प्रकार से हैं, समतलों के सदिश समीकरण हमें यहां पर दिए गए हैं। ये है r डॉट n वन बराबर में लिख लेते हैं q1, एक समतल हमारा ये है। एक दूसरा समतल है r डॉट n2 बराबर में q2, ये दूसरा समतल है। और इन दोनों समतलों के बीच दोनों समतल आपस में प्रतिच्छेद करते हैं, तो प्रतिच्छेदन रेखा से होकर जाने वाले समतल का समीकरण हमसे पूछा गया है। तो यहां पर लिखना है प्रतिच्छेदन से होकर जाने वाले समतल का समीकरण। दोनों समतलों के प्रतिच्छेदन, दोनों समतलों के प्रतिच्छेदन से होकर जाने वाले समतल का समीकरण। क्या लिखना है आपको, दोनों समतलों के प्रतिच्छेदन से होकर जाने वाले समतल का समीकरण। कैसे लिखना है, पहला समतल लिख लें ज्यों का त्यों r डॉट n1 और इधर q1 है, इधर ले आओ माइनस का हो जाएगा q1, ये पहला समतल हो गया। प्लस का निशान लगा के लैम्डा के साथ में, लैम्डा कोई अचर राशि है और लैम्डा का गुणा कर दें और इसको दूसरे वाले समतल को लिख दें। यहां पर लिख दें r डॉट n2 माइनस q2, दोनों को जोड़ते हुए बराबर क्या लिख दें 0। पहला समतल प्लस लैम्डा इंटू दूसरा समतल बराबर 0। और इस प्रकार से ये हमें एक समीकरण जो मिलता है वो दोनों समतलों की प्रतिच्छेदन रेखा से होकर जाने वाला समतल होता है। यहां पर प्रश्न में कुछ शर्तें दी जाएंगी, उस शर्त के हिसाब से यहां पर हम लैम्डा की वैल्यू ज्ञात करेंगे और फिर यहां पर रख देंगे, तो यहां पर प्रतिच्छेदन रेखा से होकर जाने वाले समतल का समीकरण हमें मिल जाएगा। तो याद रखिएगा, कोई दो समतल हमें यहां पर दिए जाएंगे, ये सदिश समीकरण, समतल के सदिश समीकरण दिए जाएंगे और फिर जब इन दोनों समतलों की प्रतिच्छेदन से होकर जाने वाले समतल का समीकरण यहां पर ये मिल जाएगा और ये समीकरण जो होता है वो भी आपका एक सदिश समीकरण होता है। ये समतल का एक सदिश समीकरण होता है। अगर यहां पर सदिश समीकरण है ये आपका, अगर कार्तीय समीकरण हमसे पूछा जाए, अगर यहां पर हमसे कार्तीय समीकरण पूछा जाए तो क्या करना है बच्चों, याद करना है यहां पर इस प्रकार से, ये अगर इसको हमें कार्तीय समीकरण में बदलना है, कार्तीय समीकरण, तो हमें फिर कार्तीय रूप में समतल के समीकरण दिए जाएंगे। कार्तीय रूप में समतल के समीकरण दिए जाएंगे का मतलब ये कि पहला समतल इस प्रकार से होगा कि a1x प्लस b1y प्लस c1z प्लस d1, ये हमारा एक समतल है, ठीक है। और एक दूसरा समतल a2x प्लस b2y प्लस c2z प्लस d2 बराबर 0, ये हमारा एक कार्तीय रूप में समतल के समीकरण दिए गए हैं। अगर कार्तीय रूप में समतल के समीकरण दिए गए हैं तब इनसे दोनों समतलों के प्रतिच्छेदन से होकर जाने वाले समतल का समीकरण पूछा जाए, प्रतिच्छेदन से होकर जाने वाले समतल का, प्रतिच्छेदन से होकर जाने वाले समतल का समीकरण कैसे याद करोगे, वही काम जैसा इसमें किया है बिल्कुल वैसे ही करना है। पहला समतल लिखो प्लस लैम्डा इंटू दूसरा समतल लिखो बराबर 0 लिख दो।
ये हमारे पास हो जाएगा दोनों समतलों की प्रतिच्छेदन से होकर जाने वाले समतल का समीकरण हो जाएगा a1x प्लस b1y प्लस c1z प्लस d1, और यहां पर प्लस का निशान लगाओ, लैम्डा के साथ गुणा करके ये दूसरा समतल लिख दो, a2x प्लस b2y प्लस c2z और प्लस d2 बराबर में 0। ये दोनों समतलों की प्रतिच्छेदन रेखा से जाने वाले समतल का समीकरण। बिल्कुल सेम वही बात जो इसमें किया है वो ही इसमें किया है। यहां पर प्रश्न में कुछ शर्त दी जाएगी और उसके अनुसार यहां पर लैम्डा का मान निकाल लेंगे और यहां पर रख देंगे, तो ये हमारा प्रतिच्छेदन से जाने वाले समतल का समीकरण हो जाएगा। करेक्ट है बच्चों? तो इतनी सारी टॉपिक है यहां पर, समतल के संबंधित इतने ही टॉपिक हैं। तो वैसे तो यहां पर आपकी जो एनसीईआरटी बुक है उसमें जैसे एक कोई समतल, एक कोई रेखा आपस में जब प्रतिच्छेद करती है तो प्रतिच्छेद कोण, रेखा और समतल के द्वारा प्रतिच्छेद कोण, या फिर समतल और समतल आपस में जब काटता है तो प्रतिच्छेद कोण, समतलों के बीच का कोण, दोनों समतलों के बीच का कोण, ये सब कुछ इस वर्ष के लिए पाठ्यक्रम से अभी निकाल दिया गया है। 3-4 वर्ष से जब से कोरोना का काल आया है तब से ये निकाल दिए गए टॉपिक, तो वो आपको नहीं पढ़ना है। ठीक है, तो केवल इतने टॉपिक जो हमने बताए हैं, बस इन्हीं टॉपिकों पर आपको प्रश्न मिलेंगे। तो आइए इनसे संबंधित समतल पर आधारित कुछ प्रश्न कर लेते हैं, जिससे आपकी सारी प्रॉब्लम एकदम समाप्त होने वाली है। बच्चों यहां पर जो भी आप प्रश्न करवा रहे हैं उनसे रिलेटेड और आगे सैटरडे वाली वीडियो में सारे प्रश्न मिलेंगे इंपॉर्टेंट, इससे संबंधित जो भी प्रश्न मिलते हैं इंपॉर्टेंट, वो सारे सैटरडे वाली वीडियो में मिलेंगे, तो उसको आप जरूर देखिएगा। इस पर यहां पर आधारित जो प्रश्न हैं वो उदाहरण के तौर पर ले लेते हैं। देखो पहला क्वेश्चन है, तो ये रहा समतल पर आधारित पहला क्वेश्चन। इसमें कहता है समतल का समीकरण ज्ञात करो जो मूल बिंदु से 6/√29 की दूरी पर है और मूल बिंदु से इसका अवलंब सदिश यहां पर दिया गया है। समतल पर समतल का समीकरण पूछा गया है और मूल बिंदु से 6/√29 की दूरी पर है, मतलब ये क्या है, इसको कहते हैं P, मतलब मूल बिंदु से समतल की दूरी, इसको क्या कहते हैं D। तो D बराबर हमें दिया गया है 6/√29। ये बातें जो हमें दी गई हैं पहले वो लिख लेते हैं। क्या क्या दिया गया है, पहले हमें दिया गया है D का मान, यहां लिखते हैं दिया है D, समतल की मूल बिंदु से दूरी 6/√29 दी गई है, और यहां पर अवलंब सदिश n बराबर भी हमें दिया गया है 2i - 3j + 4 के दिया गया है। अब हमसे पूछा है समतल का समीकरण बताओ, तो अगर समतल की मूल बिंदु से दूरी और अवलंब का इकाई सदिश हमें पता होता है, तब हम समतल का समीकरण ज्ञात करते हैं। कौन से फॉर्मूले से, हमें पता है, सूत्र लगाते हैं r.n बराबर d, ये हमारा होता है समतल का समीकरण। तो यहां पर n की वैल्यू निकाल लेते हैं, मतलब लंबवत इकाई सदिश निकालो। यहां पर n बराबर हो जाएगा सदिश बटे सदिश से मापांक से भाग कर दें। तो यहां पर देखो लिखना है 2i - 3j + 4k, और यहां पर बटे में लिखना है √n का जो मॉड है वो कैसे निकालते हैं, i का जो गुणांक है उसका स्क्वायर करो, j का गुणांक है -3 इसका स्क्वायर करो, k का गुणांक 4 है 4 का स्क्वायर करो। तो इस तरीके से 2i - 3j और +4k, और नीचे लिखना है बटे में √2 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर 9 और 4 का स्क्वायर 16, 16 9 25 और 4 29, तो √29 मिलेगा। यहां पर लिखना है 2i - 3j + 4k, और नीचे बटे में लिखना है √29। ठीक है, तो ये हमारा हो गया n का मान। समतल पर लंबवत इकाई सदिश n हमने निकाल लिया। अब हमें नहीं निकालना है समतल का समीकरण, तो यहां लिख देते हैं समतल का समीकरण। क्या होता है समतल का समीकरण, यह होता है r.n बराबर में d। r की वैल्यू हमें ज्यों की त्यों ऐसे ही रखनी होती है। ठीक है, n हमने निकाल लिया है 2i - 3j + 4k, और नीचे बटे में लिखना है √29, और यहां पर देखो हमें बराबर में दिया गया है d, और d की वैल्यू है 6/√29। ठीक है, इसको ऐसे भी लिख सकते हो r.
यहां पर अलग अलग भाग करते हैं तो 2/√29i और माइनस में 3/√29j और प्लस में यहां लिखते हैं 4/√29k और बराबर में यहां 6/√29। ये हो गया समतल का समीकरण। ठीक है, तो इस प्रकार से हमें समतल का समीकरण मिल जाएगा। जब समतल पर अवलंब सदिश दिया गया है तो क्या करना है, इसके लंबवत इकाई सदिश ज्ञात करना है। इकाई सदिश बराबर होता है सदिश बटे सदिश का मापांक। तो यहां पर हमने निकाल लिया अवलंब के लंबवत इकाई सदिश, यहां पर n कैप की वैल्यू हमने निकाल ली। अब यहां पर समतल का समीकरण r डॉट n कैप बराबर d में मान लिख दिया। d का मान 6/√29 पहले से दिया गया है और n कैप का मान यहां से हमने निकाल लिया है। अलग अलग समय √29 से भाग कर दिया तो ये हमारा समतल का समीकरण मिल गया। करेक्ट है। चलिए आगे बढ़ते हैं और अगले वाले प्रश्न पर। अब देखो अगला प्रश्न है हमारे पास, इसमें लिखता है समतल r डॉट 6i माइनस 3j माइनस 2 के प्लस 1 बराबर 0 पर मूल बिंदु से डाले गए लंब इकाई सदिश की दिक् कोसाइन बताइए। क्या कहता है, यहां पर कहता है मूल बिंदु से डाले गए लंब इकाई सदिश की दिक् कोसाइन हमसे पूछी गई है। तो पहले इस समतल को लंब रूप में बदलना है। क्या करना है, लंब रूप में समतल को बदलना है। फिर लंब इकाई सदिश को ज्ञात करना है। फिर लंब इकाई सदिश के दिक् कोसाइन हमें ज्ञात हो जाएंगे। कैसे, देखो समझना है। यहां पर समतल का समीकरण दिया गया है, समतल का समीकरण इस प्रकार से देखो दिया गया है, r डॉट 6i माइनस 3j माइनस 2k और ये प्लस 1 बराबर में 0। इसको यहां ऐसा लिखा जा सकता है r डॉट 6i माइनस 3j माइनस 2k प्लस 1 इधर ले जाओगे माइनस का 1 हो जाएगा। हमें पता है कि जब लंब रूप में समतल का समीकरण होता है r डॉट n कैप बराबर यहां लिखते हैं d और d कभी ऋणात्मक नहीं होनी चाहिए। यहां पर d ऋण में आ रही तो माइनस से सब में गुणा कर दो। क्या करना है, माइनस से सब में गुणा करेंगे तो यहां पर ये इस प्रकार से बदल जाएगा, माइनस का 6i हो जाएगा प्लस में 3j और प्लस में 2k और बराबर में इधर हो जाएगा 1। अब यहां पर ये n की वैल्यू है, हमें चाहिए n कैप। तो क्या करना है, सदिश बटे सदिश के मापांक से भाग करना है। अब यहां पर हमें क्या करना है, देखो माइनस में 6i प्लस 3j प्लस 2k ये हमारा सदिश है, कोई n समझो, ये क्या है n। अब इसका हमें n कैप निकालना है। तो n कैप बराबर यहां से देखो कैसे मिलता है, n कैप बराबर हम क्या करते हैं, n कैप बराबर माइनस 6i, या इसको सूत्र में लिख दें। सूत्र ऐसे होता है, किसी सदिश का जब हम लंबवत इकाई सदिश निकालते हैं, तो इकाई सदिश के लिए क्या करते हैं, सदिश बटे सदिश का मापांक से भाग करते हैं। ठीक है, तो ये माइनस का 6i प्लस 3j प्लस 2k और इसका यहां से अपॉन में लिखना है अंडर रूट 6 का माइनस 6 का स्क्वायर लिखो प्लस 3 का स्क्वायर लिखो प्लस 2 का स्क्वायर लिखो। तो इस तरीके से माइनस 6i प्लस 3j प्लस 2k और यहां बटे में लिखना है अंडर रूट माइनस का स्क्वायर प्लस 6 का स्क्वायर 36 प्लस 3 का स्क्वायर 9 2 का स्क्वायर 4, 36 9 45 4 49 वर्गमूल आएगा 7। तो इस तरीके से हम लिख सकते हैं माइनस 6i प्लस 3j और प्लस 2k बटे में 7 से अलग अलग सब में भाग कर सकते हो। तो ये हमारा n कैप समझो हो गया। क्या हो गया, n कैप। तो बच्चों यहां पर हमसे पूछा गया है लंबवत इकाई सदिश, n कैप का मतलब क्या है, लंबवत इकाई सदिश हमने निकाल लिया। लंबवत इकाई सदिश लंब इकाई सदिश हमारा ये निकल के आ गया, n कैप बराबर कितना, माइनस में लिखना है 6/7i, फिर है हमारे पास प्लस में 3/7j और फिर प्लस 2/7k। ठीक है, ये लंबवत इकाई सदिश निकल के आ गया। अब हमें चाहिए क्या, इस लंब इकाई सदिश की दिक् कोसाइन निकालनी है। दिक् कोसाइन बराबर याद करो, हमने आपको बताया था कि n कैप बराबर होता है li प्लस mj प्लस nk होता है कि नहीं। इससे तुलना करके हम यहां कह सकते हैं कि lmn के मान क्या क्या हो जाएंगे, देखो l बराबर माइनस 6/7,
m बराबर यहां पर 3/7 और n बराबर हो जाएगा 2/7, मतलब लंब इकाई सदिश की दिक कोसाइन हमने निकाल लिए हैं। देखो यहां पर एक दिक कोसाइन हमारे पास है -6/7, यहां पर दूसरा 3/7 और तीसरा 2/7 यहां पर हमें मिल रहे हैं। ठीक है बच्चों, यही हमसे प्रश्न में पूछा गया है। चलिए और थोड़ा आगे बढ़ें अगले प्रश्न की ओर। तो इस प्रश्न को देखो ध्यान से, लिखता है उस समतल का सदिश तथा कार्तीय समीकरण बताइए। दोनों प्रकार के समीकरण पूछे, सदिश समीकरण और कार्तीय समीकरण, जो बिंदु 5, 2, -4 से जाता है और 2, 3, -1 दिग अनुपात वाली रेखा पर लंब है। यहां पर एक बिंदु दिया गया है और एक लंब दिया गया है जिसके दिग अनुपात हैं 2, 3, -1। समतल का समीकरण हमसे पूछा गया है। तो यहां पर मान लेते हैं कि कोई जो बिंदु है उसका इससे सदिश यहां पर a बराबर मान लेते हैं। देखो 5i लिखना है प्लस 2j लिखना है माइनस में 4 के। ठीक है, और अवलंब सदिश यहां पर लंब के अवलंब का सदिश यहां पर n से लिख लेते हैं। तो n बराबर लिखना है कितना, 2i प्लस 3j माइनस के दिग अनुपात 1, 2, 3, -1 है, 2, 3, -1 दिग अनुपात वाला ये अवलंब सदिश है। ठीक है, तो अब यहां पर समतल का समीकरण पूछा गया है। यहां पर आपको लिखना है समतल का समीकरण। क्या होता है समतल का समीकरण, ये आपको पता होना चाहिए कि समतल का समीकरण होता है r माइनस a डॉट n बराबर 0 होता है। बस इतना सा सूत्र है, केवल छोटा सा। आपको केवल a और n दोनों के मान लिख देने हैं, उत्तर आ जाएगा। यहां पर देखो समतल का सदिश समीकरण होता है बच्चों। ये क्या होता है, समतल का सदिश समीकरण। आप यहां लिख लो समतल का सदिश समीकरण। तो समतल का सदिश समीकरण बराबर देखो मान लिखोगे r माइनस a को लिखोगे 5i प्लस 2j माइनस 4k, और यहां पर लिखना है डॉट, फिर लिखना है n बराबर लिखना है 2i प्लस 3j माइनस k और बराबर में 0। ठीक है, इसको चाहो तो ऐसे भी लिख सकते हो r डॉट 2i प्लस 3j माइनस k। ठीक है, इसका गुणा r के साथ कर दिया डॉट प्रोडक्ट, फिर बराबर का निशान लगा दो, माइनस है ना, इधर ले जाओगे बराबर में हो जाएगा। इसी सूत्र को यहां कन्वर्ट करना चाहो तो कर सकते हो। देखो यहां गुणा करोगे तो r डॉट n बराबर में हो जाएगा a डॉट n। ठीक है कि नहीं, तो बिल्कुल वही काम किया है। r का मान ये हो गया, n हमारा ये हो गया, ये वाला n हो गया बराबर, और फिर इसके बाद a डॉट n, a की वैल्यू रख देते हैं, n की वैल्यू रख देते हैं, दोनों का डॉट कर लेते हैं, वही बात है ना। तो यहां पर लिखना है 5i प्लस 2j माइनस 4k और डॉट करना है कैसे, डॉट करना है n का मतलब 2i प्लस 3j माइनस k के साथ डॉट प्रोडक्ट कर दे, बराबर यहां पर इसका सीधा आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो यहां लिखना है r डॉट 2i प्लस 3j माइनस k और बराबर में यहां डॉट करो। देखो 5 दूनी 10, आई तो 1 हो जाएगा, j और j में गुणा करो, 2 का 3 में 6 हो जाएगा, और ये माइनस का 4 में -1 का गुणा प्लस का 4 हो जाएगा, 6 4 10 10 20। यहां कह सकते हैं कि आपका ये सदिश समीकरण निकलेगा r डॉट 2i प्लस 3j माइनस k और बराबर में 20। ये हमारा हो गया सदिश समीकरण। अब बच्चों अगर हमें इसी समीकरण से कार्तीय समीकरण बनाना होता, तो अगर कार्तीय समीकरण बनाना होता तो r बराबर क्या लिखते हैं, xi प्लस yj प्लस zk लिखते हैं। क्या लिखते हैं r बराबर यहां पर हमें लिखना पड़ेगा, इसको अगर सदिश समीकरण से कार्तीय समीकरण में बनाना है तो यहां लिख देते हैं, देखो सदिश समीकरण से कार्तीय समीकरण, है ना, कार्तीय समीकरण। तो कार्तीय समीकरण के लिए क्या करना है, r बराबर xi प्लस yj प्लस zk रखने पर, r का मान ये रख दें तो ये हमारा कार्तीय समीकरण बन जाएगा। देखो xi प्लस yj प्लस zk, यहां लिखते हैं डॉट, फिर लिखते हैं 2i प्लस 3j माइनस में k और बराबर में इधर 20। गुणा कर दें, यहां पर डॉट गुणा कर दें
तो किस प्रकार करेंगे, देखो यहां पर i से i का गुणा 2x लिख दें, ठीक है, 2x, j से j का गुणा करेंगे प्लस 3y लिखेंगे, 3y, और यहां पर k से k का गुणा करेंगे तो माइनस का यहां पर z मिलेगा, और बराबर यहां लिख देते हैं 20। ये हमारा हो गया कार्तीय समीकरण। ठीक है, सदिश समीकरण पूछा जाए तो यहां छोड़ देना है, कार्तीय समीकरण पूछा जाए तो केवल r का मान लिख दो और हल करके आपको कार्तीय समीकरण मिल जाएगा। ठीक है, क्लियर है बच्चों। चलिए और थोड़ा आगे बढ़े। अब देखते हैं बच्चों अगले प्रश्न पर। दिखता है बिंदु R है एक 2, 5, -3, एक बिंदु S है -2, -3, 5, और एक अगला बिंदु है T जिसको लिखते हैं 5, 3, -3। तीन बिंदु दिए गए हैं, इन तीनों बिंदुओं से होकर जाने वाले समतल का समीकरण पूछा गया है। तो तीन असंरेख बिंदुओं से होकर जाने वाले समतल का समीकरण। यहां पर पहला जो बिंदु है उसका इससे सदिश मान लेते हैं, इसको A मान लेते हैं। तो A बराबर यहां पर 2i लिखो प्लस 5j लिखें -3 के। पहला बिंदु जिसका इससे सदिश हमने A से लिख लिया, A बराबर 2i प्लस 5j -3 के। यहां पर दूसरा बिंदु दिया गया है, उसका इससे सदिश B बराबर लिख लेते हैं -2i -3j प्लस 5 के। और एक तीसरा बिंदु जो है उसको C से डिनोट कर लेते हैं, तो सदिश C बराबर हो जाएगा 5i प्लस 3j माइनस में 3 के। अब यहां पर लिखना है तीन असंरेख बिंदुओं, तीन असंरेख बिंदुओं A B C, A, B, C से होकर जाने वाले समतल का समीकरण। पता है, बिल्कुल एकदम डायरेक्ट सूत्र में है ना। क्या करना है, ये होता है r माइनस ए डॉट b माइनस ए क्रॉस c माइनस ए, और यहां पर इस तरीके से बराबर क्या लिख देते हैं 0। ये हमारा होता है समतल का समीकरण, तीन असंरेख बिंदुओं से होकर जाने वाले समतल का समीकरण। तो यहां से देखो r तो हमारा ठीक है, -a और a को हमें क्या लिख देना है 2i लिखना है, प्लस 5j लिखना है -3 के। ठीक है, ये हमारा हो गया r माइनस ए, फिर डॉट यहां से b माइनस ए, पहले b ये हमारे पास है माइनस में 2i -3j प्लस 5 के, और इसमें से घटाना है a, मतलब इसके सब निशान बदल दो, माइनस में 2i कर दें, माइनस का ही 5j लिख दें, और ये प्लस का लिख दें 3 के। ठीक है, तो इस तरीके से ये तो हो गया हमारा b माइनस ए, यहां क्रॉस का निशान लगाओ, फिर c माइनस ए लिखना है। c है हमारे पास 5i प्लस 3j माइनस 3 के, और यहां से हमें घटाना है कितना a का मतलब इसके सब निशान फिर बदल दें, 2i माइनस का हो जाएगा, माइनस का 5j लिखना है, प्लस में 3 के। ठीक है, प्लस में 3 के, करेक्ट है। ये बंद कर देते हैं और बराबर में 0 लिख देते हैं। ये हमारा हो गया समतल का समीकरण। इसको थोड़ा सा हल करना चाहो तो इस प्रकार कर सकते हो, r डॉट यहां पर r माइनस यहां पर लिखना है r माइनस, देखो बच्चों यहां से r के बाद माइनस का निशान है ना, तो a जो है ये इसके निशान आपको बदलना है, तो ऐसे लिख लो। ठीक है, इस प्रकार से लिखो r माइनस 2i प्लस 5j माइनस 3 के। ठीक है, इस तरीके से ये तो r माइनस ए हो गया। इसके बाद डॉट यहां पर देखो, हम यहां से 2i माइनस का 2i तो माइनस का 4i लिख लेते हैं, यहां से माइनस का 3j माइनस का 5j माइनस का 8j लिखेंगे, और यहां पर प्लस में 8k हो जाएगा, 5k 3k 8k। ठीक है, और यहां पर लगाते हैं क्रॉस, और इसके बाद में आगे 5i में से ये आपको 2i घटा के 3i मिलेगा, बिल्कुल ठीक है। j और j का हिसाब किताब करो तो माइनस में 2j मिलेगा, ये भी ठीक है। 3k माइनस का 3k प्लस का पूरा यहां से खेल खत्म हो जाएगा, इसको बराबर में 0 लिख दें। तो बस यही हमारा समतल का समीकरण है। ये क्या है, समतल का सदिश समीकरण है।
क्या है, सदिश समीकरण। यहां पर अगर इसकी वैल्यू निकालना चाहो तो साइडिक बना के, क्रॉस प्रोडक्ट है ना, तो साइडिक बना के यहां पर उसकी वैल्यू निकाल के बराबर 0 करके लिख दो, इसको जो कहते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से भी आप चाहो तो लगा सकते हो। बाकी अगर इतना ही छोड़ दोगे तो कोई समस्या वाली बात नहीं है। ठीक है बच्चों, चलिए और एक नए प्रश्न पर आते हैं। अब आइए बच्चों इस प्रश्न को देखते हैं। लिखता है उस समतल का समीकरण ज्ञात करिए जो x, y और z अक्षों पर क्रमशः 2, 3 और 4 अंतःखंड काटता है। अक्षों पर 2, 3, 4 के अंतःखंड काटता है। अगर कोई समतल अक्षों पर a, b, c के अंतःखंड काटता है तो समतल का समीकरण होता है x बटे a प्लस y बटे b प्लस z बटे c बराबर में 1 होता है। तो बस उसी के अनुरूप यहां पर देखो, अक्षों पर a, b, c अंतःखंड जब कोई समतल काटता है तो वहां पर देखो a की वैल्यू यहां पर 2 दी गई है, b की वैल्यू यहां पर 3 दी गई है और c का मान यहां पर 4 दिया गया है। यहां पर ऐसी दिया गया है कि कोई समतल अक्षों पर 2, 3 और 4 अंतःखंड काटता है, तो इसका मतलब a बराबर 2, b बराबर 3, c बराबर 4 दिया गया है। अब हमें यहां पर समतल का समीकरण सीधा सीधा सूत्र में मान लिखना है। समतल का समीकरण क्या हो जाएगा? समतल का समीकरण आपको लिखना है x बटे a प्लस y बटे b प्लस z बटे c बराबर 1 लिख देना है। तो x बटे a का मतलब 2 लिखना है, प्लस y बटे b का मतलब 3 लिखना है, प्लस z बटे c का मान 4 लिखना है बराबर 1। यहां पर चाहो तो 4 या 12 एलसीएम ले सकते हो, है ना। तो यहां पर 6 बार इसको डिवाइड करो, 6x हो जाएगा। 3 चौको 4 बार डिवाइड करो, 4y हो जाएगा, प्लस 4 या 3 z कर दें बराबर में 1 लिख दें। और इस तरीके से इसको अगर चाहो तो ऐसे भी लिख सकते हो, 6x प्लस 4y प्लस 3z बराबर में 12 है। ठीक है, तो ये हमारा है समतल का समीकरण जो अक्षों पर क्रमशः 2 इकाई, 3 इकाई और 4 इकाई अंतःखंड काटता है। तो उस समतल का समीकरण 6x प्लस 4y प्लस 3z बराबर 12 होगा। करेक्ट है बच्चों। चलिए भाई और थोड़ा आगे एक प्रश्न देख लेते हैं। अब देखते हैं बच्चों ये अंतिम प्रश्न बिल्कुल कहता है एक समतल ये है, एक समतल ये है, दोनों समतलों के प्रतिच्छेदन तथा बिंदु 1,1,1 से होकर जाने वाले समतल का समीकरण ज्ञात करिए। दो समतल दिए गए हैं, दोनों समतलों के प्रतिच्छेदन से होकर जाने वाले समतल का समीकरण जो कहां से जा रहा है? 1,1,1 से होकर जाता है, ऐसा समतल जिसका हमें समीकरण ज्ञात करना है। देखो पहले तो हमें दो समतल दिए गए हैं। कौन कौन से समतल हैं? यहां पर r डॉट दिया गया है i प्लस जे प्लस के, और यहां पर बराबर में दिया गया है 6, ये आपका हो गया पहला समतल। और दूसरा समतल दिया गया है r डॉट 2i प्लस 3j प्लस 4k और बराबर में -5, ये हमें दूसरा समतल दिया गया है। तो दोनों समतलों की प्रतिच्छेदन, देखो ध्यान दें, दोनों समतलों की प्रतिच्छेदन से जाने वाले समतल का समीकरण क्या होता है? दोनों समतलों की प्रतिच्छेदन से जाने वाले समतल का समीकरण क्या बताया था? पहला समतल प्लस लैम्डा इंटू दूसरा समतल बराबर 0, ऐसे जोड़ना है दोनों को। पहले लिखना है, देखो पहला समतल है r डॉट i प्लस जे प्लस के, और यहां पर बराबर 6 लिखा है, इसको इधर ले आओ, माइनस में 6 लिखो, पहला समतल आपका ये हो गया, प्लस यहां लैम्डा। अब दूसरा समतल लिख देते हैं, दूसरा समतल है r डॉट 2i प्लस 3j प्लस 4k, और यहां पर इधर -5 ले आओ तो प्लस का 5 हो जाएगा और बराबर में 0। पहला समतल प्लस लैम्डा इंटू दूसरा समतल बराबर 0। तो समझो यही आपका दोनों समतलों की प्रतिच्छेदन से जाने वाले समतल का समीकरण, यही समीकरण है, ये अभीष्ट आंसर है। समझो इसमें केवल ये अचर लैम्डा जो जिससे हमने इसको दोनों समतलों को जोड़ा है, उस लैम्डा का मान ज्ञात करने के लिए यहां शर्त दी गई है कि ये समतल बिंदु 1,1,1 से होकर जाता है ना। तो इसकी मदद से हम यहां लैम्डा का मान निकालेंगे। बस लैम्डा का मान यहां रखते ही आपको दोनों समतलों की प्रतिच्छेदन से जाने वाले समतल का समीकरण मिल जाएगा। देखो ध्यान दें, समझो आंसर तो आपका ये है। चलो इस पर हम तीसरा नंबर डाल देते हैं। अब देखो थोड़ा इसको हल करें
तो ऐसे कह सकते हो कि अगर यहां देखो ध्यान दें, ये लैम्डा का गुणा पूरे यहां तक है, यहां आर है, यहां भी आर है, दोनों जगह से हम आर ये सदिश आर कॉमन ले लेते हैं। तो अब हमें यहां पर क्या मिलेगा, देखो दोनों जगह से आर कॉमन ले लिया, यहां आई है, यहां भी आई है, यहां पर लैम्डा का गुणा है तो 2 लैम्डा आई है और यहां आई है, तो आपको 1 प्लस 2 लैम्डा इंटू आई, देखो ध्यान से इस प्रकार लिख लेना है। ठीक है, क्या किया हमने, आई और आई दोनों जगह से कॉमन लिया, आर तो पहले ही कॉमन ले लिया, तो 2 लैम्डा यहां बच रहा है और यहां पर 1 बच रहा है, 1 प्लस 2 लैम्डा इंटू आई। इसी प्रकार जे और जे बाय से देखो 3 के साथ में यहां गुणा है, 3 लैम्डा हो जाएगा, यहां से बचेगा 3 लैम्डा, यहां से बचेगा 1, तो आपको लिखना है 1 प्लस 3 लैम्डा इंटू में जे लिखना है। इसके बाद यहां पर देखो के है और बिल्कुल ठीक इसी प्रकार यहां भी के है, तो आपको यहां से के कॉमन मिलेगा, यहां तो 1 मिलेगा, प्लस यहां पर आपको 4 लैम्डा लिखना है और के हमें ये कॉमन मिल रहा है। ठीक है, अब इसके बाद यहां पर -6 इधर ले जाओ, तो -6 अगर बराबर के बाद ले जाओगे प्लस का 6 हो जाएगा, यहां पर 5 लैम्डा है, देखो लैम्डा है ना, लैम्डा का 5 में गुणा, 5 लैम्डा इधर ले जाओगे माइनस का 5 लैम्डा। इतनी बात ठीक है बच्चों। अब इसमें देखो ध्यान दें, ये हमारा समतल का समीकरण है। कौन से समतल का समीकरण, जो दोनों समतलों की प्रतिच्छेदन से होकर समतल जा रहा है उसका समीकरण ये है, और ये समीकरण यहां पर ये समतल बिंदु 1,1,1 से जा रहा है, तो आपको यहां लिखना है चूंकि यह है समतल बिंदु 1,1,1 से जाता है, अतः आपको इस प्रकार देखो यहां पर r बराबर लिख देना है 1i प्लस 1j प्लस 1k, तो कुल मिला के r बराबर i प्लस j प्लस k यहां पर आप रख दें। ठीक है, तो यहां से रखने से हम यहां हल करते हुए लैम्डा का मान ज्ञात कर लेंगे। देखो यहां पर r का मान कितना लिखना है, i प्लस j प्लस k, और यहां पर डॉट का निशान लगाओ और इसके बाद में यहां लिखना है 1 प्लस 2 लैम्डा इंटू आई, फिर इसके बाद में प्लस 1 प्लस 3 लैम्डा इंटू जे लिखना है, प्लस 1 प्लस 4 लैम्डा इंटू के लिखना है, और इसके बाद बराबर में 6 माइनस 5 लैम्डा लिखना है। ठीक है, यहां पर अदिश गुणा करना है तो आई से आई में करना है, जे से जे में करना है, के से के में करना है, बाकी तो शून्य हो जाते हैं। तो आई से आई का गुणा 1 होता है, तो 1 में इसका गुणा करोगे भाई 1 प्लस 2 लैम्डा मिलेगा। जे से गुणा जे में करोगे 1 हो जाएगा, तो इस प्रकार से 1 प्लस 3 लैम्डा मिल जाएगा। के से के में गुणा करोगे तो यहां से 1 प्लस 4 लैम्डा मिल जाएगा, और इसके बाद में यहां पर सब गुणा होने के बाद बराबर यहां पर 6 माइनस 5 लैम्डा इधर चल रहा है। ठीक है, जोड़ो भाई, 2 3 5 4 9 और 5 इधर ले आओ, तो 9 5 14 लैम्डा हो जाएगा, बराबर यहां पर है 6, इधर देखो 1 1 2 और 1 3 इधर ले जाओ माइनस का 3। अब 14 से भाग करोगे तो यहां से लैम्डा का मान हमें मिल जाएगा 3/14। इतनी बात बच्चों ठीक है कि नहीं। यहां जो लैम्डा की वैल्यू निकल के आई है, इस लैम्डा की वैल्यू को आपको उठा के यहां रख देना है। वैसे आप यहां रख दो, लेकिन यहां अगर रखोगे तो आप 1 2 3 4 जगह लैम्डा का मान रखना पड़ेगा। हल करने में थोड़ी असुविधा हो सकती है। अगर आप यहां रखोगे तो केवल एक बार रखना पड़ेगा, बाद में हल कर लेंगे। ठीक है, तो समीकरण 1 में लैम्डा का मान रखने पर हमें इसका आंसर मिल जाएगा। देखिए यहां लिखते हैं लैम्डा का मान समीकरण 3 में रखने पर अभीष्ट समतल का समीकरण मिल जाएगा। अभीष्ट समतल का समीकरण क्या मिल जाएगा, देखो जो समतल पूछा गया उसका समीकरण क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आर डॉट, देखो आर डॉट यहां पर आई प्लस जे, आई प्लस जे प्लस के, और यहां पर माइनस में लिखा है 6, बिल्कुल ठीक है। और इसके बाद की बात यह है कि भाई ये तो हो गया पूरा इतना है, प्लस लैम्डा का मान बताओ कितना लिखना है, 3/14, यहां लिखना है 3/14, इंटू में यहां लिखना है आर डॉट, यहां लिखना है 2i प्लस 3j, और प्लस में यहां लिखना है 4k, ठीक है 4k,
और इसके बाद में प्लस का 5 है और इधर बराबर में क्या लिख दें 0। ठीक है बच्चों। और यहां से बच्चों r और r में से r हम यहां कॉमन ले लेते हैं। इसके बाद यहां पर तो बटे में 14 है, एलसीएम आएगा 14 है। 14 से यहां गुणा करेंगे तो यहां लिख देते हैं 14i प्लस में 14j लिखें, प्लस में यहां लिखेंगे 14k और माइनस ये 14 छंग 84 यहां लिखेंगे 84 और प्लस 3 का इधर गुणा करेंगे, r कॉमन पहले से ले लिया है, 3 का गुणा करें 3 दूनी 6i लिखें, प्लस 3 त्रिका 9j लिख दें और प्लस 3 चौको 12 k लिखें और फिर इसके बाद में यहां पर देखो 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 का 15 में 5 या 15 है ना, 3 का 5 में गुणा 15 लिखते हैं और बराबर में 0। ठीक है। इसके बाद यहां पर देखो क्या मिल रहा है, ये मिल रहा है r डॉट b, ये है आपका 14i, 6i जोड़ो 20i हो जाएगा, 20i, 14j 9j, तो यहां पर हमें मिल जाएगा 14 और 9 23j हो जाएगा, ये भी ठीक है। k वाला देखो k है हमारे पास ये 14 12 26k मिल जाएगा। इसके बाद देखो यहां पर 84 में से इस 15 को कम कर दो, तो 84 में से 15 कम करोगे तो माइनस का यहां पर 14 में से 5 कम कर दो 9 और ये 7 में से 1 कम कर दो तो 6 और बराबर में 0 या फिर बराबर में ये लिख दो 69। तो ये बच्चों है समतल का समीकरण। ठीक है। तो दो समतल दिए जाएं तो दो समतलों को क्या कहते हैं, दो समतलों के प्रतिच्छेदन से जाने वाले समतल का समीकरण। पहला समतल प्लस लैम्डा इंटू दूसरा समतल बराबर 0 लिखते हैं और दी गई शर्त के अनुसार यहां पर लैम्डा की वैल्यू निकालते हैं और उस लैम्डा की वैल्यू को निकाल के हम समतल के समीकरण में रख देते हैं तो हमारा समतल का अभिसमीकरण प्राप्त हो जाता है। ठीक है बच्चों। तो इस तरीके से बच्चों यहां पर आपने जो प्रश्न देखे पूरे बेसिक पर हर एक प्रकार का हमने एक प्रश्न बताया। उम्मीद करता हूं ये सब कुछ आपको अच्छे से समझ में आया होगा। अब बच्चों इस पूरे चैप्टर के अगले वाले वीडियो में जो आपको शनिवार को मिलने वाला है उस पूरे चैप्टर के आपके सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन उस वीडियो में आपको मिलेंगे। ठीक है। तो शनिवार वाले वीडियो को आपको जरूर देखना है। वो सारा कुछ मटेरियल जो भी है वो इस हिसाब से है कि आपके लिए बहुत बोर्ड एग्जाम में बहुत मदद करेगा। ठीक है। तो उसको आपको जरूर देखना है। तो आज का ये वीडियो कैसा लगा बच्चों, इसके लिए हमें अपनी राय कमेंट सेक्शन में जरूर दें। अगर वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक करें और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ जरूर भेजा करो। ठीक है। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक खुश रहें, मस्त रहें और पढ़ते जरूर रहें। बाय बाय।